Hello students. Today we are going to start our next chapter in the science, that is the chapter number 11, the human eye and colorful world. तो ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, पिछली बार हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर जो है वो खत्म कर दिया है. अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बोर्ड के पोर्शन के अंदर ये चैप्टर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. सो टोटल मार्क्स जो है वो इस चैप्टर के अंदर आएंगे 5 मार्क्स. टोटल 5 मार्क्स में इसका पोर्शन है बोर्ड के अंदर. एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा. और एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क का होगा, 1 मार्क का होगा. ओके, जो 4 मार्क का क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर जो है वो इसके अंदर से पूछे जाते हैं. और एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा. सो दैट विल बी ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं मार्क्स साइंस के अंदर या मैथ्स के अंदर, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर. ओके, सो एम जो है आपको बड़ा रखना है. अब आपको 100 आउट ऑफ 100 का एम रखोगे तब जाके आपको 99 मिलेंगे. ओके, अगर पहले से एक गोल सेट आप 80 मार्क्स का कर रहे हो तो आपको 75 मिलेंगे. तो इस तरह से आप एम ही बड़ा रखना है आपको. तो एक एक मार्क के लिए भी हम लोगों को सारी इंफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी. ओके, तो ये तो बात हो गई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बोर्ड के कितना पोर्शन है, इतना कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. अब इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को स्टडी क्या क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले ब्रीफ प्रीव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का. वो होता है ना कि मूवी स्टार्ट होने से पहले हम लोग ट्रेलर देखते हैं, टीजर देखते हैं, तो इसी तरह से ये चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या क्या स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में. ओके, जो 8th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने स्टडी किया था उसी के जैसे हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन आई के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, सबसे पहला पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा ह्यूमन आई का. ह्यूमन आई के बारे में स्टडी करेंगे. तो ह्यूमन आई को हम लोगों को डिफाइन भी करना है, डिस्क्रिप्टिव भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है, उसका वर्किंग भी देखना है. और वर्किंग देखेंगे तो साथ ही साथ में ये देखेंगे कि वर्किंग होने में उसको प्रॉब्लम क्या क्या आ सकते हैं. सो मतलब डिफेक्ट्स की भी स्टडी करनी है. ओके, तो 4-5 चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन आई के बारे में. सबसे पहले तो उसका डायग्राम देखेंगे. डायग्राम के बाद उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को क्या कहा जाता है. हम लोग तो यही समझते हैं कि ह्यूमन आई मतलब ये हो गया, पर इसके अंदर सारे जो पार्ट्स है वो पार्ट्स के नाम हम लोगों को याद रखने हैं. पार्ट्स के नाम याद रखने हैं, साथ ही साथ हमको ये भी याद रखना है कि कौन से पार्ट कौन सा काम करता है हमारी ह्यूमन आई के अंदर. ओके, तो सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, साथ ही साथ में ये देखेंगे कि वो वर्किंग कैसे करता है वो देखेंगे. और मैंने बोला ना कि वर्किंग, कोई भी चीज़ वर्क होती है तो उसमें डिफेक्ट होती है, डिफेक्ट होती है तो डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी. और वो जो डिफेक्ट्स है वो स्टडी करेंगे हम लोग. सो डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे और डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो हाउ कैन वी रिमूव दिस डिफेक्ट, वो भी स्टडी करेंगे ना कि भाई डिफेक्ट तो आ गई, चलो तो डिफेक्ट को ऐसे ही रहने देंगे क्या, नहीं रहने देंगे, बिल्कुल नहीं. सो हाउ कैन वी रिमूव दिस डिफेक्ट्स, तो उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि अगर मान लो कि कोई भी विजन के अंदर प्रॉब्लम आ गई तो उस विजन की प्रॉब्लम को रिमूव कैसे कर सकते हैं या तो कम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे हम लोग. देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट. ओके, क्या देखेंगे, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट. यानी कि इसके इस टॉपिक के अंदर हम जो चर्चा करने वाले हैं वो क्या करेंगे कि भाई एक वाइट लाइट है, अगर उसको मैं प्रिज्म के अंदर डालूंगा तो वो वाइट लाइट जो है वो डिस्पर्स्ड होगी. डिस्पर्स्ड होगी यानी कि किसी एंगल के ऊपर रिफ्रैक्ट होगी. अगर आप लोगों को याद हो तो रिफ्रैक्शन वाला जो चैप्टर था वो मैंने जब भी करवाया था तब आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी मीडियम चेंज होता है तब लाइट क्या होती है, बैंड होती है, रिफ्रैक्ट होती है, यानी कि रिफ्रैक्शन होता है. तो वो रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट फिर से अगर आपको देखना है तो लाइट वाले चैप्टर के अंदर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक जो है वो स्टडी करके फिर बैठना. ओके, तो उसके अंदर देखेंगे कि डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट कैसे होता है. ओके, तो व्हाइट लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के साथ साथ वो 7 कलर्स के अंदर डिवाइड होती है. वो 7 कलर्स के बारे में स्टडी करेंगे, सबसे ज्यादा कौन सा कलर रिफ्रैक्ट होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, सबसे कम जो लाइट रिफ्रैक्ट होती है कौन सा कलर रिफ्रैक्ट होता है वो देखेंगे हम लोग. ओके,
देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर हम लोगों को ये देखना है कि भाई हम लोग कौन से टाइप के, पहले तो एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, तो आप लोग कितने कितने टाइप्स के रिफ्रैक्शन देख रहे हो पता भी नहीं है आप लोगों को। एक तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी कि आप लोग जो आसमान के अंदर देखते हो ना रात को, कि भाई ये तो स्टार जो है वो क्या हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, आपको ऐसा लगता है, बट उसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, उसके बाद हो गया भाई हम लोग हमारी ये जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर टिंडल इफेक्ट जो है, ओके, तो टिंडल इफेक्ट जो है उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, जो स्टैंडर्ड 9th के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी की है। वो क्या, कौन सा फिनोमिना है, वो फिनोमिना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि जो हमारी लाइट होती है उसका फैलना। एक रूम के अंदर एक ही हॉल से अगर एक लाइट आ रही है तो फिर वो धीरे धीरे करके क्या होगी, फैलेगी। वो फैलेगी, और जो फैलना है लाइट का, स्कैटर्ड होना है, उसको ही हम लोग अगर किसी नेचुरल फिनोमिना के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, देन इट विल बी कंक्लूडेड इन दी टिंडल इफेक्ट्स टॉपिक। ओके, तो ये सारे जो मेन मेन टॉपिक्स है उसके बारे में मैंने बात की कि भाई इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को ये चीज़ें स्टडी करनी है। ओके, पर इसके रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो इस चैप्टर के अंदर हमको स्टडी कर रहे हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक जो आज का हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा ह्यूमन आई। फिगर आप लोगों को जो स्लाइड पे दिख रही है वो किसकी फिगर है, हमारी ह्यूमन आई की फिगर है। ये याद रखनी है, ड्रॉ करनी है सबको कंपलसरी। ओके, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कोई भी। ह्यूमन आई के बारे में हमको स्टडी करना है। सबसे पहला पार्ट आप लोगों को जो दिख रहा है यहाँ पर, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो मैं आप लोगों को अंडरलाइन करके बता देता हूँ। वो सबसे वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसके रेफरेंस में हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ हम लोगों को नाम दिए, हमको पता होना चाहिए कि इसको ये कहा जाता है, बट कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के अंदर दैट विल बी नॉट काउंटेड। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स है वो हमारे हैं आइरिस भाई साहब, कॉर्निया और प्यूपिल भाई साहब। ये तीन सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आएंगे हमारे सिलियरी मसल्स, उसके बाद आएंगे हमारी रेटिना, और आपकी बुक के अंदर यहाँ पर होगा कर्वेचर ऑफ लेंस, इस तरह का कुछ नाम होगा यहाँ पर। जो कंजेक्टिवा है वो तो यहाँ पर बाहर का हिस्सा है। हम सीधा कॉर्निया से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपकी बुक के अंदर क्या होगा, कॉर्निया से स्टार्ट किया हुआ होगा। ओके, उसी तरह से ओके आपकी बुक के अंदर एक और पॉइंट भी यहाँ पर ऐड होगा, जो यहाँ पर होगा वो होगा क्रिस्टलाइन लेंस। ये पॉइंट जो है वो आपकी बुक के अंदर होगा, तो वो भी हम लोगों को स्टडी करना है। साथ ही साथ में हम लोगों को रेटिना के बारे में स्टडी करना है, और ये लास्ट वाला जो है वो है ऑप्टिक नर्व्स। तो ये 5 जो पॉइंट्स हो गए, 6 पॉइंट्स जो हमारे हो गए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके रिलेटेड हम लोग क्लास 10 के अंदर स्टडी करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। तो मैं बेसिक आप लोगों को बता देता हूँ कौन सी चीज़ जो है वो क्या करती है। तो कॉर्निया जो है वो सबसे आइज का हमारा सबसे पहला प्रोटेक्शन लेयर है, क्योंकि लाइट जो है वो डायरेक्टली या तो फिर डस्ट पार्टिकल जो है वो डायरेक्टली सीधा लेंस के ऊपर ना चले जाए, इस वजह से कॉर्निया जो है सबसे पहला पार्टिकल है। उसके बाद है हमारा प्यूपिल। प्यूपिल जो है वो हमारा विजनरी लेंस है। ओके, जो हम लोगों का देखने का काम करता है वो, इसको कंट्रोलिंग का काम करते हैं आइरिश भाई साहब। पर आइरिश भाई साहब किस तरह से कंट्रोल करेंगे, जब उसको कोई मैसेज मिलेगा तब। ओके, तो मैसेज कहाँ से मिलेगा, सिलियरी मसल से मिलेगा। सिलियरी मसल्स जो है वो क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई इसको कॉम्प्रेस करना है या फिर इसको एक्सपांड करना है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट या तो फिर एक्सपांड करेगा वो लेंस को, और इस हिसाब से जो हमारा लेंस है, ओके, वो पीपल भाई साहब जो है वो क्या करेंगे, वो नियर या तो फिर फार का विजन क्रिएट करेंगे देखने के लिए। अब कोई बोले कि मेरे को कितनी रेंज के अंदर देखना है, ओके, आप लोग कैमरास के अंदर देखते हो तो आप फोकस डालते हो ना, कि यहाँ पर ही जूम किया कर भाई। ओके, आप फोकस करते हो ना, स्क्वायर वाला पॉइंट है उसको आप क्या करते हो, प्रेस करते हो, तब जाके वो सीधा फेस के ऊपर फोकस होगा। तो कितनी रेंज के अंदर मेरे को फोकस करवाना है वो बोलेंगे। वो जो है वो हमारी आइज के अंदर क्या कौन करवाता है, वो करवाता है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो क्या करवाता है, मेरे को रेंज प्रोवाइड करेगा, जितनी रेंज या तो फिर जितनी फोकस पॉइंट के अंदर मेरे को देखना है वहां पे। ओके,
ये सारी चीजों का काम होने के बाद हमारा जो फोटो है, हमारी इमेज जो क्लिक होके जहां पर हम मोबाइल के अंदर पिक जो है वो क्लिक करते हैं, तो जैसे वो हमारी स्क्रीन के ऊपर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, उसी तरह से हमारी स्क्रीन कौन सी होगी, हमारी स्क्रीन होगी ये रेटिना। रेटिना जो है वो हमारी स्क्रीन है, यहाँ पर फोटो जो है वो पूरा का पूरा ही आ जाएगा। और यहाँ से फिर जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस सिग्नल क्रिएट होंगे, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस सिग्नल जो है वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू कहाँ पर जाएंगे, ब्रेन में जाएंगे। और ब्रेन जो है फिर उस सिग्नल को डिकोड करेगा और उस सिग्नल को पता लगाएगा कि आप जो फोटोग्राफ यहाँ पर रेटिना पे देख रहे हो वो किसकी है। और डायरेक्टली सीधा सडनली वो ये बोलेगा कि ये है, ये चीज़ वो है, ये चीज़ ये है। तो ये तो हो गया सारे बेसिक फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। लेट अस टेक अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन द ह्यूमन आई। So human eye is the sense organ which helps us to see the colorful world around us. The human eye is like a camera. Its lens system forms an image on the light sensitive screen called the retina. ह्यूमन आई जो है एक कैमरा ही है हमारा, ओके। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। तो जिस तरह से मोबाइल के अंदर आप फोटोग्राफ खींचते हैं तो उसकी स्क्रीन पे ऊपर हमको दिखने को मिलता है, उसी तरह से जो ह्यूमन आई जो चीज़ देखती है उसकी फोटोग्राफ कहाँ खींच के देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है स्क्रीन कॉल्ड रेटिना के ऊपर। बताया ना मैंने अभी तो बात की, यहाँ पर देखो रेटिना के ऊपर फोटोग्राफ छपती है वहां पर। The eyeball is almost spherical in shape with the diameter of about 2.3 सेंटीमीटर। अब ये जो डायमीटर की बात कर रहे हैं वो पूरा का पूरा ह्यूमन आई की बात कर रही है। पूरा जो आपको डायग्राम सर्कल दिख रहा है, ओके, ये सर्कल की बात कर रहे हैं। इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर जितना होता है। अब आए हमारे एक एक पार्ट्स की बारी। देखो सबसे पहले लाइट एंटर्स थ्रू द आई ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। सबसे पहला पॉइंट आ गया कॉर्निया के बारे में। बिहाइंड द कॉर्निया, और उसके बाद आएगा मस्क्यूलर डायाफ्राम कॉल्ड आइरिश। ओके, मस्क्यूलर डायाफ्राम कॉल्ड आइरिश हैज एन ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। ये तीन चीजों के बारे में हमको बता दिया। सबसे पहले कौन, कॉर्निया, उसके बाद कौन, आइरिश, और उसके बाद कौन, प्यूपिल। भाई साहब, द प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। The eye lens helps us to focus the image of an object on the retina. The ciliary muscle helps to change the curvature of the lens and to change its focal length. अब ये जो तीन पॉइंट्स थे वो तो आपको इजीली अंडरस्टैंड में आ गए। अब फोर्थ पॉइंट आपको कौन सा एक्सप्लेन करना है, तो आपको एक्सप्लेन करना है ये सिलियरी मसल वाला पॉइंट। क्योंकि प्यूपिल जो है वो क्या करता है, प्यूपिल कंट्रोल करता है कि भाई इतनी लाइट एंटर होनी चाहिए हमारे ह्यूमन आई के अंदर, ओके। आई लेंस जो है वो क्या करता है, तो वो रेटिना के ऊपर जो फोटोग्राफ पड़नी चाहिए, ओके, जो स्क्रीन के ऊपर जो फोटो पड़नी चाहिए उसका जो है वो कैलकुलेशन करके वो क्या करते रहता है, वो हेल्प करते रहता है कि भाई इसको यहाँ ही पढ़ना चाहिए, इसको यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, ओके। और इसी तरह जो सिलियरी मसल्स होते हैं, ओके, सिलियरी मसल्स हेल्प्स टू चेंज द कर्वेचर ऑफ द लेंस एंड टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। अब सिलियरी मसल का काम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर सिलियरी मसल अच्छे से काम नहीं करेंगे, क्योंकि वही है जो फोकल लेंथ को चेंज करवाते हैं, फोकल लेंथ को चेंज करवाएंगे ना तो उसके ऊपर से क्या पता चलेगा, फोकल लेंथ अगर इधर होगी तो मैं कोई चीज़ है वो नियर पे देख सकता हूँ, अगर फोकल लेंथ मेरी दूर जाएगी तो मैं फार देख सकता हूँ। तो फोकल लेंथ चेंज करवाने का काम करता कौन है, सिलियरी मसल करवाते हैं। तो जितने सिलियरी मसल्स अच्छे होंगे उतना आप लोग क्लियर विजन नियर या फार का कर सकते हो, ओके। वर्किंग ऑफ एन eye. The eye lens forms a real inverted image of the object on the retina. The light sensitive cells in the retina then produces electrical signals which are carried by the optic nerves to the brain. The brain processes the information and sends the message to the eye and then we see the object. बहुत ही easy भाई। इसके अंदर तो मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है मैंने। आई के ऊपर से सीधा इन्वर्टेड इमेज जो है वो सीधा हमारी रेटिना के ऊपर गिरेगा। रेटिना के ऊपर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो इम्पल्स क्रिएट होंगे, वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू कहाँ पर पहुंचेंगे, ब्रेन के थ्रू पहुंचेंगे, और ब्रेन जो है वो सिग्नल को डिकोड करेगा और हम लोग उस ऑब्जेक्ट को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, जान पाएंगे। पावर ऑफ एकोमोडेशन।
तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जनरली हमारा मतलब मान लो कि मेरी ह्यूमन आई की जो पावर है कहाँ तक देखने की या फार अवे देखने की या तो फिर नज़दीक देखने की, जितनी मेरी ह्यूमन आई की स्ट्रेंथ है, जितना मेरा ह्यूमन आई का जो मेरी आई का क्या कहते हैं कैपेसिटी है, उस रेंज को मैं क्या कहूँगा, उसको मैं कहूँगा पावर एकोमोडेशन ऑफ द आई। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एबिल उसकी प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में। दी ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू सी द बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी आंख की दूर या तो फिर नजदीक देखने की जो कैपेसिटी होती है फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ की एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है दूर या तो फिर नज़दीक देखने की, उसको मैं क्या कह सकता हूँ, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई कह सकता हूँ। The eye lens is composed of a fibrous jelly-like material. Its curvature can be changed to some extent by the ciliary muscle. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, दूर देखने के लिए या फिर नजदीक देखने के लिए, फार अवे देखने के लिए या फिर नियर साइड देखने के लिए। ओके, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। जैसे ही मैं मेरी आई लेंस की कर्वेचर जो है वो चेंज करूंगा, ओके, मतलब मैं सिलियरी मसल्स के थ्रू सिग्नल दूंगा आइरिश को, तो आइरिश कंट्रोल करेगा प्यूपिल को, और प्यूपिल जो है वो जूम इन या जूम आउट करेगा। तो वो मैं पता कैसे लगा सकता हूँ, तो मेरे को मान लो कि अब दूर देखना है। ओके, सो सबसे पहले मेरे को दूर देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो, when the muscles are relaxed the lens becomes thin and its focal length increases। ओके, इंक्रीजेस होगा, जब फोकल लेंथ इंक्रीज होगा तो मेरे को कहाँ का दिखेगा, दूर का दिखेगा। जब मसल्स जो है वो रिलैक्स होंगे, लेंस थिन होगा और फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। फोकल लेंथ जैसे ही इंक्रीज होगी तो मैं कहाँ का देख सकता हूँ, दूर का देख सकता हूँ। ओके, फार अवे का देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को मसल को रिलैक्स करवाना पड़ेगा। ओके, और वैसे ही मैं अगर मसल्स को, व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट द लेंस बिकम्स थिक एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस, तो जैसे ही मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेंस थिक होगा और फोकल लेंथ डिक्रीज होगी। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, अब मैं नियर का देख पाऊंगा। पहले मैं फार का देख पा रहा था, जब क्या किया था मैंने, जब मसल्स रिलैक्स किए थे तब, और जैसे ही मैंने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया अब मैं नियर का देख सकता हूँ। तो नियर पॉइंट जो है वो मैक्सिमम कितना होता है या मिनिमम कितना होता है, सॉरी, नियर पॉइंट मिनिमम हमारा कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर्स तक हम कोई चीज़ जो है वो नज़दीक रखेंगे तो हमको अच्छे से दिखेगी। वैसे ही हमारे फार पॉइंट जो है वो हमारी ह्यूमन आई के ऊपर डिपेंड करता है। ईच एंड इंडिविजुअल हैज़ इट्स ओन फार पॉइंट। ओके, मतलब जितनी मेरी रेंज होगी उतना मैं इनफाइनाइट तक देख सकता हूँ। नियर पॉइंट में तो हम लोगों को देखो, तो आप लोग अपने आप स्क्रीन पे देखो कि 25 सेंटीमीटर तक देखो ना, तो ही मेरे को अच्छे से दिखेगा, तभी जाके मैं मेरे मसल्स को प्रॉपरली वर्क करवा पाऊंगा। वरना फिर क्या हो जाएगा कि भाई इतने से ज़्यादा मैं अगर करीब कोई भी चीज़ को ले आऊँगा तो मेरे सारे सिलियरी मसल्स को ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। अभी हमने देखा ना कि कॉन्ट्रैक्ट होगा तब जाके क्या होगा, मेरे को नज़दीक का दिखेगा। तो मैं जितने मेरे मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जितना खींचेंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल मेरी आई के ऊपर आएगा। इसीलिए आपको बोला जाता है कि मोबाइल स्क्रीन से आप लोगों को दूर रखना है, टीवी स्क्रीन से आपको दूर बैठना है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो सिलियरी मसल्स है उसको ज़्यादा स्ट्रेस लेवल लेना पड़ता है इस वजह से। ओके, सो आज आपके लिए इतना ही रखते हैं ह्यूमन आई के बारे में। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर हीयरिंग दिस लेक्चर। इफ यू हैड एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप, और यू कैन आस्क मी ऑन द इंस्टाग्राम। यहाँ पर मैं होमवर्क वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ह्यूमन आई। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।